हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत अच्छे से आप लोग अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। इसी सीरीज़ में आज हम 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रदेश में किन दो बड़ी नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई है, जिससे बाढ़ जैसे खतरे से निपटा जा सके। तो क्या किया गया है, इंद्रावती और महानदी को कनेक्ट करती हुई एक नहर का निर्माण किया जाएगा, जिससे बस्तर जैसे एरियाज में बाढ़ आने की संभावनाओं को कम किया जा सके। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इंद्रावती और महानदी नदियों को आपस में जोड़कर एक नहर का लिंक किया जा रहा है, जिससे बाढ़ जैसे खतरों से क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेंगे इसको। प्रदेश में इंद्रावती नदी को महानदी नदी से जोड़ने के लिए 131 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, जब दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो जो बस्तर में बाढ़ की समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। ठीक है, और महानदी के पानी से, महानदी में भी पानी आएगा तो उससे क्या होगा, जो गरियाबंद, महासमुंद और रायपुर जैसी जगहों में जब धान की खेती होती है ना, तो उसको भी क्या मिलेगा, बल मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को फायदा होगा, बस्तर को भी फायदा होगा और मतलब इंद्रावती से बस्तर को भी फायदा होगा, और महानदी से जो इधर के मैदानी इलाके हैं इनको भी फायदा मिलेगा। अब देख लेते हैं इसको जोड़ेंगे कैसे। तो ये नहर जो होगी, जो 131 किलोमीटर लंबी नहर होगी, वो बस्तर में चित्रकूट के पास से इंद्रावती से शुरू होगी और यहाँ से वो बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर होते हुए उसको कहाँ जोड़ा जाएगा, कांकेर से फिर हम महानदी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने मीसाबंदियों की राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि करने का निर्णय लिया है। ये मीसाबंदी कौन है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि हमारे राज्य सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। ठीक है, और धान खरीदी पे निर्णय लिया गया। उसी में से एक निर्णय ये था कि जो राज्य सरकार है वो मीसाबंदियों की जो अंत्येष्टि होगी वो कैसे करेगी, राजकीय सम्मान के साथ करेगी। अब ये सवाल आता है कि मीसाबंदी कौन होते हैं। तो ये आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में बंद किए गए लोग हैं। ठीक है, जिनको मीसाबंदी कहलाते हैं। ठीक है, उनका टर्म ही है मीसाबंदी। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये मीसाबंदी कौन है। ठीक है, तो ये जो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम आया था उसके तहत जो जेल में बंद किए गए लोग थे उनको मीसाबंदी बोलते हैं। तो उनके लिए ये निर्णय लिया गया है। तो अब देख लेंगे, ये जो मीसा होते थे, साल 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित एक विवादास्पद कानून था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसी को इस तरह की व्यापक शक्तियां मिली थी कि वो मतलब ऐसा होता था उस टाइम कि अगर उनके टाइम पे जो भी ये कानून प्रवर्तन एजेंसी होती है, जैसे अभी ईडी सीबीआई चल रहा है, वैसे ही उस टाइम भी था कि अगर किसी पे भी आपको डाउट होता है कि अगर ये जो व्यक्ति है ये किसी भी तरीके से हार्मफुल है, भले आपके पास उसके लिए सबूत हो ना हो, तो उसको क्या किया जा सकता था, अनिश्चितकालीन हिरासत में रखा जाता था। बिना अनुमति के उनकी संपत्ति की तलाशी और जब्ती जैसी शक्तियां मिलती थी। तो अनिश्चितकालीन हिरासत में रखने वाले ही जो बंदी हैं लोग, वो मीसाबंदी कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए ये निर्णय लिया गया है। इनके लिए पेंशन की भी स्कीम लाई गई थी जब रमन सरकार थी हमारे यहाँ। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म भी है और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर कमांडो की ट्रेनिंग देने के लिए राज्य के किस संस्थान का चयन किया गया है। ठीक है, तो किसका किया गया, ट्रिपल आईटी का। ठीक है, ट्रिपल आईटी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे यहाँ है नया रायपुर में, उसका क्या किया गया, चयन किया गया। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं। सरकार ने साइबर कमांडो के अपने पहले बैच को प्रशिक्षित करने के लिए आईआईटी और ट्रिपल आईटी के साथ समझौता किया है। ये सरकार कौन सा सरकार है, केंद्र सरकार की बात हो रही है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने साइबर कमांडो जो होते हैं अपने, उनके पहले बैच को प्रशिक्षित करने के लिए आईआईटी और ट्रिपल आईटी के साथ समझौता किया है। गृह मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि हम कौन कौन से संस्थानों के साथ टाई अप किए हुए हैं। तो इसमें से आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी कोट्टायम है, ट्रिपल आईटी नया रायपुर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि देश के संस्थानों के बीच में हमारे प्रदेश के संस्थान को भी जगह मिली है जहाँ पे इनको ट्रेनिंग कराया जाएगा। आरआरयू गांधीनगर है और एनएफएसयू दिल्ली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राज्य स्तरीय सियान सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, ये सूरजपुर में। तो सियान से सूरजपुर आप याद रखेंगे, स से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ है सूरजपुर में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सूरजपुर जिला मुख्यालय में सियान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, एकदम वो स एक साथ आ रहा है ना, तो वो थोड़ा दिक्कत हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नार फोड़नी रस्म का संबंध किससे है? ठीक है, वो आपको बताएगा नहीं कि ये कहाँ पे, जैसे कभी डायरेक्टली भी पूछ सकता है लेकिन कभी ऐसे इनडायरेक्टली पूछेगा, तो इसका संबंध बस्तर दशहरा से है। ठीक है, नार फोड़नी रस्म का संबंध बस्तर दशहरा में किया गया है। इसमें क्या किया जाता है, इस रस्म में रथ के पहिए पर लोहे के औजार से छेद किया जाता है और जिस पर एक्सल लगाया जाएगा और फिर नए रथ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नार फोड़नी मतलब वो नाल काटते हैं ना, जब बच्चा होता है तो उसका नाल काटा जाता है, तो उसी के तर्ज पे ये नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मुस्कान, इसका संबंध किससे है? तो किससे है? गुमशुदा बच्चों के पता लगाने से। ठीक है, ये ऑपरेशन पुलिस विभाग द्वारा गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए चलाया जा रहा है हमारे प्रदेश में, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको एकदम आप डबल स्टार मार्क लगा के रखिए, एग्जाम में ये आएगा ही कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। ठीक है, अभी बने नहीं है लेकिन इनके नाम की घोषणा हो गई है कि अब हमारे भारत के जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। ठीक है, अब जो अभी कौन है, वी चंद्रचूड़ जी हैं, तो इसके बाद कौन बनेंगे, डॉक्टर संजीव खन्ना बनेंगे। उनके नाम की सिफारिश उन्होंने कर दी है और ये कौन से क्रम के चीफ जस्टिस रहेंगे, 51। ठीक है, अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं वो 50th नंबर के हैं और ये 51 नंबर के रहेंगे, तो इनको ध्यान रखना है। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51 चीफ जस्टिस होंगे। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को क्या हो जाएंगे, ये रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जस्टिस खन्ना अपना पदभार संभालेंगे और इनका भी कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही होगा। ये भी 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो मैक्सिमम एज है, हमने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी होती है, 65 वर्ष। ठीक है, 65 ईयर। तो ये जो जस्टिस खन्ना है इनका भी कार्यकाल 6 महीने का ही रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 124 में, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय की देवी की नई मूर्ति कहाँ लगाई गई है? मैंने कल आपको बताया था न्याय की नई मूर्ति का अनावरण किया है जस्टिस चंद्रचूड़ ने, तो इसको कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ लगाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में, तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा किस राज्य में है जिसके संकलित दस्तावेजों को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने मंजूरी दे दी है? मतलब हाल ही में साल 2 साल में ओरछा को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाएगा। और ओरछा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में शामिल विश्व धरोहर साइट में कौन कौन से स्थल हैं? तो एक खजुराहो है जिसको 1986 में शामिल किया गया था, सांची का स्तूप है जिसको 1989 में शामिल किया गया था, और भीमबेटका के रॉक शेल्टर हैं जिसको 2003 में शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के? तो कितने हैं? 43 हैं। अभी 43 का अभी जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? असम का मोइदम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जब भी पेपर्स देखेंगे ना, अगर आप ओल्ड पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आपको दिखेगा कि जो यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। लेटेस्ट अपन के प्री में भी आया था, ग्वालियर को उसने पूछा था। ठीक है, संगीत का शहर किसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है, तो वो यूनेस्को आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो यूनेस्को से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो किनको किया गया? नीतू डेविड को। ये पिक्चर देख लीजिए, मैं पिक्चर इसलिए लगाती हूँ ताकि आपके माइंड में ना जो चीज़ आप विजुअलाइज करते हो, जो चीज़ आप देखते हो ना, वो बस जाती है, तो इसलिए वो आपको याद जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो किस भारतीय को किया गया? नीतू डेविड को। ये क्या है? बॉलर हैं। ठीक है, तो ये हॉल ऑफ फेम होता क्या है? ठीक है, तो हॉल ऑफ फेम में उन क्रिकेटरों को शामिल किया जाता है जिन्होंने क्रिकेट में शानदार उपलब्धियां हासिल की होती हैं। तो नीतू डेविड के अलावा और किसको किसको किया गया? 3 लोगों को किया गया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुक को, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स को, ठीक है, और भारत की महिला क्रिकेट की खिलाड़ी नीतू डेविड को। इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपका कोई और फीडबैक है या अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।